हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 विषय रसायन विज्ञान का मॉडल पेपर। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये मॉडल पेपर फर्स्ट है और इस मॉडल पेपर फर्स्ट को मैं आपको कंप्लीट सोल्व कराने वाला हूँ। अब की बार आपके जो पूर्णांक है वो 56 नंबर का है और आपके पास जो समय है वो है 2 घंटे और 45 मिनट। तो यहाँ पर आपको दे रखा है प्रश्न संख्या, अंक प्रति प्रश्न और उत्तर की शब्द सीमा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सभी प्रश्न 1 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 2 से 11 तक के प्रश्न 1 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 15 तक के प्रश्न 2 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 19 तक के प्रश्न 3 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक के प्रश्न 4 अंक के हैं और क्वेश्चन नंबर 22 और 23 जो भी 4 अंक के हैं। तो सबसे पहले आएगा आपके खंड है सेक्शन है, जिसके अंदर आपको पूछ रखे हैं बहुवैकल्पिक प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है कि n बराबर 4 के लिए कितने कक्षक संभव है। तो अगर आपको कक्षकों की संख्या पूछे तो आपको n का स्क्वायर कर देना है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 16। दूसरा है कि निरूपक तत्व किसे कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, निरूपक तत्व प्रतिनिधि तत्व एसवीपी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि निरूपक तत्व किसे कहते हैं, एसवीपी ब्लॉक के एलिमेंट। डी ब्लॉक के तत्व तो संक्रमण तत्व होते हैं और एफ ब्लॉक के तत्व अंतर संक्रमण तत्व होते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। याद कर लीजिएगा CnH2n। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि 0.0025 के सार्थक अंक कितने होंगे। ये सार्थक अंक वाला टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आपको सार्थक अंक नहीं निकालना आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं सार्थक अंक के ऊपर भी कमाल की वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर से 2। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस अणु की द्विध्रुव आघूर्ण अधिकतम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब CH4। फिर क्वेश्चन नंबर 6 कि द्रव्य की मुख्य कितनी अवस्थाएं होती है। ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि द्रव्य की मुख्य 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि थर्मल फ्लास्क में बर्फ है। तो जो थर्मस फ्लास्क होता है वो एक विलगित निकाय होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है MnO2 में Mn का ऑक्सीकरण अंक है और ऑक्सीकरण अंक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये भी नहीं निकालना आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा। MnO2 में Mn का ऑक्सीकरण अंक 4 है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि लिथियम के गुण समान होते हैं। तो इसमें विकर्ण संबंध होता है। तो लिथियम के गुण होते हैं वो मैग्नीशियम से समान होते हैं। फिर 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाभिक नहीं है। तो नाभिक नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ब ROH। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि समासबंध विखंडन को परिभाषित कीजिए। आपको समासबंध विखंडन को परिभाषित करना है। पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर इनके आंसर बता दूंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि C6H14 के संरचनात्मक समावयवियों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ली सातेली के नियम को परिभाषित करें, जो कि अब की बार सिलेबस से हट चुका है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि आदर्श गैस समीकरण लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि जल के अणु की आकृति कैसी होती है। यह भी हट चुका है लेकिन मैं इसका आंसर बताऊंगा क्योंकि ये आगे आपके काम आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि अवोगाद्रो संख्या का मान लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि N+L नियम को समझाइए। तो चलिए अब मैं आपको इनके आंसर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले समासबंध विखंडन, इसकी परिभाषा होती है सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म का एक एक इलेक्ट्रॉन उन दोनों परमाणुओं पर चला जाता है जो यौगिक में परस्पर आबंधित होते हैं तथा इससे मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि C6H14 के संरचनात्मक समावयवियों की संख्या 5 होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 था कि आदर्श गैस समीकरण। तो आदर्श गैस समीकरण होती है PV = nRT। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि जल के अणु की आकृति कैसी होती है। तो इसका आंसर होगा जल के अणु की आकृति V जैसी कोणीय या बंकित होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 था कि अवोगाद्रो संख्या का मान 6.02 × 10⁻23।
तो n+n नियम क्या है? इस नियम की सहायता से विभिन्न कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम ज्ञात होता है। जिस कक्षक के लिए n+n का मान जितना कम होगा उस कक्षक की ऊर्जा भी उतनी ही कम होगी। यदि दो कक्षकों के लिए n+l का मान समान है तो n के कम मान वाले कक्षक की ऊर्जा कम होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 है वो अबकी बार आपके सिलेबस से हट चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। आपको जहाँ से भी आंसर मिले आपको कमेंट करना है। फिर सेक्शन बी जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 12 है कि सीमांत अभिकर्मक को समझाइए। तो सीमांत अभिकर्मक क्या होता है? किसी अभिक्रिया के संतुलित समीकरण के अनुसार आवश्यक अभिकर्मकों में से एक अभिकर्मक होता है, वो आवश्यक मात्रा से कम मात्रा में होता है, तो उसके समाप्त होते ही अभिक्रिया रुक जाती है, उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। सीमांत अभिकर्मक के द्वारा उत्पाद की गणना की जाती है। और अथवा वाला क्वेश्चन था, इसका भी आंसर आप देख सकते हैं। H2O का आणविक द्रव्यमान होता है 18.02 U। किस तरह से निकालते हैं आपको ये देख सकते हैं। फिर जो CO2 का आणविक द्रव्यमान होता है वो होता है 44.011 U। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत समझाइए। और अथवा में दे रखा है कि Cr14 व Cu29 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं आंसर। तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत सन 1927 में हाइजेनबर्ग द्वारा दिया गया। इसके अनुसार परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही संवेग का एक साथ यथार्थता के साथ निर्धारण करना असंभव है। इसका गणितीय रूप होगा ΔX ग्रेटर देन ΔP ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू h/4π अथवा ΔX ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू m∆V, क्योंकि ΔP की वैल्यू होती है m∆V ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू h/4π, या फिर ΔX इंटू ΔV ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू h/4πm। यहाँ पर ΔX क्या है? स्थिति में अनिश्चितता, ΔP संवेग में अनिश्चितता, ΔV वेग में अनिश्चितता और h प्लांक नियतांक है। फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा था परमाणु क्रमांक 24 और 29 का। तो जो परमाणु क्रमांक 24 है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा Ar3d44s2 तथा जो परमाणु क्रमांक 29 है उसका हो जाएगा Ar3d9 स्थान। लेकिन इसमें अर्धपूर्ण व पूर्णपूरित कक्षकों के स्थायित्व के कारण परमाणु क्रमांक 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा Ar3d5 और परमाणु क्रमांक 29 का होगा Ar3d10 फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित कीजिए। तो मैं आपको इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। अगर आपको विधि द्वारा आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा आप समीकरण को संतुलित करना नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो बना सकता हूं। तो आप फिलहाल आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है कि रेखांकित का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है। KMnO4 में Mn का, K2Cr2O7 में Cr2 का और FeO में Fe का। तो KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या आपको इस तरीके से याद करनी है और K2Cr2O7 में Cr2 की ऑक्सीकरण संख्या आपको इस तरीके से याद करनी होगी। मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। आपको ऑक्सीकरण अंक नहीं निकालना आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और FeO में आपको इस तरीके से ऑक्सीकरण अंक निकालना है। फिर सेक्शन सी आ चुका है। आपको निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है। परिरक्षण प्रभाव, विद्युत ऋणता और प्रभावी नाभिकीय आवेश अथवा में है। परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं? उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो परिरक्षण प्रभाव क्या होता है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 है वो आपके सिलेबस से अब की बार हटा दिए गए हैं और जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो भी अब की बार आपके सिलेबस से पूरा हटा दिया है। फिर आ चुका है आपके सेक्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अनुनाद से आप क्या समझते हैं। O3 तथा CO3-2 की अनुनादी संरचनाएं समझाइए। और एक बात मैं इस वीडियो में बोल देना चाहता हूँ कि ये मॉडल पेपर आपके 2021 के मॉडल पेपर है। तो अनुनाद किसे कहते हैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर O3 की अनुनादी संरचनाएं आपको इस तरीके से बनानी होगी और अनुनादी संरचनाएं आपको बनाना नहीं आता है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। फिर CO3-2 की अनुनादी संरचनाएं आपको इस तरीके से बनानी है, लेकिन जो ये 4th स्टेप है इसमें आप क्या कीजिएगा,
मैं आपको बता ही देता हूँ। इसमें आप यहाँ पर ये संरचना बनाने के बाद एक डिब्बा बना दीजिएगा और आपको जो ये माइनस है वो बिल्कुल गलत है, आपको माइनस पर ध्यान नहीं देना है और बाद लगा दीजिएगा 2 माइनस। तो इस तरीके से आपको अनुनादी संरचनाएं बनानी होगी CO3 2 माइनस की। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कि कैलोरीमेट्री, कैलोरीमीटर क्या है। कैलोरीमीटर का आपको सचित्र वर्णन करना है अथवा उष्मागतिक निकाय पर किए गए कार्य का सचित्र वर्णन करो। तो बम कैलोरीमीटर क्या होता है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना है। फिर बम कैलोरीमीटर का एक बढ़िया सा चित्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 आ चुका है, कार्बन के अपर रूप का वर्णन करना है आपको। कार्बन के अपरूप कौन कौन से होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, इन तीनों का आपको वर्णन करना है। या फिर निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को आपको पूर्ण करना है जो आपको यहाँ पर दे रखी है अथवा में है कि निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी लिखनी है। अक्रिय युग्म प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रेफाइट और संकलन। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है कि आपको निम्नलिखित के IUPAC नेम लिखने हैं। IUPAC नेम वाला चैप्टर हट चुका है, लेकिन अथवा वाले जो क्वेश्चन है वो आपके आ सकते हैं। कौन कौन से, मार्कोनिकॉफ संयोजन वेरी इंपॉर्टेंट, एथेन के संरूपण ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, अथवा में है वुर्त्ज अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट, कोल्बे विद्युत अपघटन वेरी इंपॉर्टेंट, ओजोनी अपघटन वेरी इंपॉर्टेंट और बहुलीकरण वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फर्स्ट मॉडल पेपर था जो कि 2021 का मॉडल पेपर है और इसी मॉडल पेपर को मैंने आपको आज सॉल्व कराया है और नए मॉडल पेपर भी आप लोगों के लिए जल्दी ही तैयार होंगे। अभी तक आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की ब्लूप्रिंट भी नहीं आई है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। साथ ही पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।